यानी कहीं ना कहीं मदद दी गई और मदद मिलने से तालमेल या सामंजस्य बन गया, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। लेव वाइगोस्की से जोड़ के पूछा गया प्रश्न है, और यदि आपने लेव वाइगोस्की में सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है, तो वहां पर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। दोनों में अंतर होता है बच्चे, मदद मिलने से हमारा जो दायरा बढ़ता है ना, उस दायरे को हम जेडपीडी कहते हैं, जबकि उस दायरे तक ले जाने में जो मैं हेल्प करूंगा, जो सहायता करूंगा, उस सहायता या हेल्प को हम लोग आलंबन या स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चंस की बारीकी को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर बच्चे समझ तो गए हैं कि यहां पर सहयोग, समाज, संस्कृति की बात की गई है, और चारों विकल्पों में कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होगा फ्रेंड्स आपको कि एक लगाएं कि बी लगाएं। तो मैं पहले बता दूं, आप बी विकल्प मत लगाना, क्योंकि अगर आपने बी विकल्प लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सहयोग का हम दूसरा शब्द यहां पर स्कैफोल्डिंग लिखते हैं, और स्कैफोल्डिंग को ही फ्रेंड्स हम यहां पर आलंबन के नाम से, या हम पाड़ के नाम से, या इसे हम मचान के नाम से, और इसका अंतिम सबसे महत्वपूर्ण नाम अल्पकालीन सहायता के नाम से जानते हैं। और बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहां पर बी आंसर क्यों नहीं है? बी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर, पहले तो आप ए लगाइए और अब ध्यान से देखिएगा, जब वयस्क सहयोग यानी कि मदद से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर यानी कि लेवल के प्रदर्शन, यानी कि उनका जो लेवल है, जो दायरा है, उसको संभावित क्षमता के स्तर पे, यानी कि बच्चों की जो संभावित क्षमता स्तर है, उसके प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि बच्चों को जब सहायता दी गई और यहां पर सहयोग दिया गया, सहयोग हो गया स्कैफोल्डिंग, और देन आफ्टर आप ध्यान से देखिएगा, आप उसकी क्षमता के स्तर को आगे की ओर लेकर जा रहे हो, यानी कि आप उसका दायरा बढ़ा रहे हो, और दायरा बढ़ाने के लिए आपका जेडपीडी आता है, जिसको हम निकटस्थ या समीपस्थ विकास के नाम से जानते हैं, और यही आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब बालक के दायरे को थोड़ी और दूरी पर विस्तारित किया जाता है, उस थोड़ी दूरी वाले विस्तारित क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। और ये दायरा बच्चे का तब बढ़ता है जब बच्चे किसी व्यक्ति से सहयोग या आलंबन लेते हैं। आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग। अब यहां पे स्टार्टिंग में उसने आलंबन की बात करी, लेकिन बाद में वो दायरे की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर ए ही यहां पर ध्यान रखिएगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। अपने तरफ से सारे बच्चे यहां पर, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग, जो भी हो आप यहां पर सेशन को सुनते हुए जाइएगा। मैं यकीन बोलना चाहूंगा, ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम आपके लिए आसान करूंगा मैं। आप देखिएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश डैश अधिक है। अरे दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था का समय आपको पता होना चाहिए। बच्चे, मध्य बाल्यावस्था 10-11 वर्ष के आसपास के बीच मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और मध्य बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभ में नहीं, बाद में, यानी कि बीच में। और मध्य बाल्यावस्था 9, 10, 11 वर्ष के आसपास का समय है, और उसमें भाषा डैश के बजाय क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे जब बड़े होंगे, मध्य बाल्यावस्था में पहुंचेंगे, तो वो अहंकारी नहीं होंगे, ईगो सेंट्रिक भाषा नहीं करेंगे, बल्कि वो दूसरों को देखकर उनकी भाषा भी समझेंगे, जिसको हम सामाजिकृत भाषा कहेंगे। यानी कि अहम केंद्रित तो यहां पर आएगा, और बच्चे अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत भाषा का निर्माण करना सीख जाएंगे, क्योंकि अब वो अहंकारी नहीं है,
उनके अंदर ईगोसेंट्रिक स्पीच नहीं है, अपने आप बड़बड़ाना और अपनी बात को ही सही मानना ये तो बाल अवस्था के 6-7 वर्ष के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों में 7 वर्ष के बाद जब समझदारी का स्तर बढ़ता है तो उनकी लैंग्वेज में अहंकारी वाला दोष है वो भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प स्वाभाविक है, यहां पर ए विकल्प लगा दीजिएगा। और ध्यान रखना, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीव बात का कॉन्सेप्ट भाषा से नहीं है, जीव बात का कॉन्सेप्ट है सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर तीसरे नंबर का प्रश्न है और तीसरे नंबर का प्रश्न ध्यान से देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का समय है, ध्यान देंगे। और बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग होता है। भाई आप लोगों ने यहां पर पियाजे को भली भांति पढ़ रखा है और आपने पियाजे से 7 से 11 वर्ष के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देख रखा है। अगर विकल्पों को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अमूर्त चिंतन तो 11 वर्ष के बाद होता है, यानी कि यह विकल्प कट गया। परिकल्पना के आधार पर निगमन ये भी 11 वर्ष के बाद होता है, ये अमूर्त से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और ये अमूर्त वैसी दे रखा है। और प्रतिगप्ति चिंतन को हम लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का अर्थ होता है उच्च कोटि की सोच का निर्माण करना। और उच्च कोटि 7 से 11 में नहीं आती, 11 वर्ष के बाद आता है, यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि सीधा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। अगर शब्दों को पकड़ना जानते हैं तो प्रतिवर्तन का अर्थ होता है रिवर्स कर देना। और रिवर्स के लिए बच्चे यहां पर अंग्रेजी शब्द जरूर देखिए, वहां पर पलटा भी या विलोम शब्द लिखा होगा जिसको विलोमीयता के नाम से जानते हैं, जहां पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो हैं मूर्त अवस्था में पलटा भी या प्रतिवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा बताएगा भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कि कथन को उसने पलट दिया। और कथन के पलटने का अर्थ यह है कि उसके अंदर विकेंद्रीकरण की समझ विकसित होने के कारण वो 3+4 भी कर सकता है, 4+3 भी कर सकता है, बर्फ से जल भी कर सकता है और जल किससे आया बर्फ भी कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिवर्सिबिलिटी के नाम से जानेंगे। यहां पर ए विकल्प आप लोग लगा लीजिए, 100% राइट है। अगले प्रश्न पर आएंगे, जब तक मैं आपकी कमेंट भी यहां पर देखते हुए चल रहा हूं। यहां पर आइए चौथे नंबर का प्रश्न पर। किस आयोग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है? अरे बाप रे, इतना बड़ा डेंजरस जो बोल रहा है कि संपूर्ण भारत में एजुकेशन के मामले में रेवोल्यूशन यहां पर क्रांति लाया जा सकता है, यानी कि कोई छोटा आयोग तो है नहीं। यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पहले तो इसका आंसर लगाइए कि यहां पर ऐसी बात आपका बी विकल्प में बताई गई है, ये आपका कोठारी आयोग। ध्यान रखना, पहले तो आप ध्यान रखना मुदालियर आयोग कब आया? 1952 में। और मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड था। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो उस वक्त चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास के उप कुलपति हुआ करते थे, ये आंसर नहीं है क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया तो वो आपका कोठारी आयोग ही था, ध्यान में रखना। और दौलत सिंह कोठारी 1964 से 1966 जो देश का सबसे बड़ा आयोग जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला के साथ साथ देश की पहली शिक्षा नीति का रास्ता प्रशस्त किया था, आप यहां पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था और राधा कृष्ण आयोग
विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड, और देश का पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राधा कृष्णन आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के स्थापना की सबसे पहले सिफारिश अगर किसी ने करी थी ना, तो वो राधा कृष्णन आयोग था, ध्यान में रखिएगा। ये है यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जानते हैं। और यूजीसी वैसे तो 1953 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसको एक्ट के द्वारा, ताकत संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया था 1956 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। पांचवा प्रश्न यहां पर ध्यान से देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। प्रोजेक्टिव यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। सारे के सारे बच्चे यहां पर आंसर देने का काम करेंगे। पांचवा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न मान के चलिए शिक्षण में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन जब आप टीएलएम पढ़ोगे और टीएलएम के पिता के रूप में एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम एडगर डेल है, और एडगर डेल ने टीएलएम का शंकु दिया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये साइड की जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक साइड यहां पे स्लाइड लिखा हुआ है, बी में फिल्म स्ट्रिप लिखा हुआ है, सी में चार्ट पेपर है, और डी में प्रोजेक्टर है। और कल ही हमने आपको बताया था कि प्रक्षेपी सामग्रियां वो सामग्रियां होती हैं, अगर एक प्रक्षेपी है तो दूसरा अप्रक्षेपी भी होगा। और प्रक्षेपी में क्या होता है कि हम विषय वस्तु को लेंस के माध्यम से या पर्दे के माध्यम से या बिजली के माध्यम से चित्र को बड़ा करके बताते हैं। जैसे मूवी हॉल में जाते हो या प्रोजेक्टर को ध्यान से देखो, बिजली का इस्तेमाल करता है और लेंस के माध्यम से इमेज को बड़ा करने का काम करेगा। तो जहां पर्दा आ जाए, जहां बिजली आ जाए, जहां प्रतिबिंब को बड़ा करने की बात करें और प्रतिबिंब सामने बात करे, चार्ट पेपर को आप ध्यान से देखो, ना तो कोई बिजली का इस्तेमाल होता है, ये सामने केवल और केवल दृश्य सामग्री है, ये आपकी प्रक्षेपी में नहीं आती, इस बात को ध्यान में रखिए। और बाकी बचे हुए सारे के सारे प्रोजेक्टर हो, फिल्म स्ट्रिप हो, स्लाइड, ये तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपी में आएंगे। चार्ट पेपर अगर मान के चलिए ये ही मेरे पास अगर चार्ट पेपर है, तो आप खुद ध्यान से देखिए, ये दृश्य सामग्री है, कोई बिजली नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई लेंस नहीं है। मेरी क्लास में यहां पर प्रोजेक्टर लगा है, वो चीजों को बड़ा करके प्रतिबिंब बता रहा है, तो तुरंत ध्यान में रखिएगा। प्रक्षेपी सामग्री जैसे कि और भी चीजें हैं, एपिडाइस्कोप वगैरह। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर छठे नंबर का क्वेश्चन है, और यहां पर छठे नंबर के प्रश्न में यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है? यहां पे गति वाली बात करी है, और गति के लिए हम लोग मोटर या एक्शन शब्द का इस्तेमाल या क्रियात्मक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको कल ही कहा था, मन क्रम वचन, थिंक, फील और एक्शन, तीन के माध्यम से समझना है कौन सा गत्यात्मक गति के अंतर्गत आएगा। सीधी सी बात है, ब्लूम का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ब्लूम से जुड़ा हुआ ये क्रियात्मक आयाम गति वाले से जुड़ा हुआ है। बताइए यहां पर क्या आंसर होगा? अरे भाई, यहां पर बी विकल्प को आप ध्यान से देखिएगा। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का अर्थ होता है संतुलन। और मान के चलिए यदि मुझे कोई गाड़ी चलाना सीखना है, या मुझे जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेनी है, और अभी एप्लीकेशन की क्लास में और ब्लूम में मैंने यही बताया था कि टेक्सोनॉमी केवल नॉलेज के स्तर पर नहीं होती, इमोशंस के स्तर पे नहीं होती, आपको एक्शन काम करके भी देखना पड़ता है, हाथों के द्वारा, गति के द्वारा। और जब गति के द्वारा चाहे आप जिम्नास्ट का काम करें या गाड़ी चलाना सीखें, एक ऐसी स्थिति में आप जरूर प्रवेश करेंगे जब आप शरीर के अंगों को उस विषय वस्तु के साथ तालमेल के साथ संतुलन करना स्थापित कर लेंगे। तो ध्यान रखना, नियंत्रण, कंट्रोल, संतुलन जो है वो ब्लूम के वर्गीकरण के क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, एक्शन से। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मूल्य की बात कर दी तो ये ब्लूम तो है,
लेकिन भावात्मक अफेक्टिव डोमेन से है। विश्लेषण जो है मानसिक स्तर पर है, तो ये आपका संज्ञानात्मक स्तर पर है। और व्यवस्थापन को हम संगठन के नाम से जानते हैं, और ये हमने कितनी बार आपसे कहा था कि ये आपका भावात्मक में आता है। तो सिंपल सा फंडा जो आपको आंसर चाहिए था, यहां पर बी विकल्प मिल गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे यहां पर। हाँ, नहीं नेगेटिव नहीं है बच्चे, कमेंट में आप लोगों को यही ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नियंत्रण गाड़ी चलाना में संतुलन स्थापित करना पड़ता है कि नहीं। जिम्नास्ट को देखो, जिम्नास्ट को उछल कूद करने के लिए अपने बॉडी के अंगों में संतुलन लाना पड़ता है, क्योंकि अगर संतुलन नहीं होगा तो जिम्नास्ट वाला व्यक्ति बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो कहा था कि नॉलेज केवल संज्ञान के स्तर पे नहीं, भाव के स्तर पे नहीं, एक्शन से क्रिया के स्तर पे भी होना जरूरी है। अगर एक्शन के स्तर पर अगर लर्निंग नहीं हो पाई तो मान के चलिए 2 स्तर तो सीख लिए, लेकिन तीसरा स्तर नहीं सीख पाए। और जरूरत जब ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने की आई, क्योंकि आप क्रिकेट की नॉलेज तो ले सकते हो, उसके साथ इमोशंस तो जगा सकते हो, लेकिन आपको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पे संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए बी सी डी ई है आपके सामने, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर आंसर देने का कोशिश करिएगा। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, देखते हैं 7वें में कितने लोग आंसर देते हैं। 7वां प्रश्न अच्छा है, हल्का मत लीजिएगा। कोई भी क्रिएटिविटी रातों रात पैदा नहीं होती, नवीन आविष्कार रातों रात पैदा नहीं होता। क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए सबसे पहले कुछ मौलिक विचार बनाने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, तैयारी। और तैयारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? उपक्रम के नाम से जानते हैं। और अगर आपने प्लानिंग सही से कर लिया तो जो प्लानिंग है उस पर फोकस भी तो करोगे। फोकस यानी कि अटेंशन, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका? संकेंद्रण या फोकस। यानी कि पहले बी और फिर ई। अब देखो ऐसे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि इसका विकल्प निकल कर आ रहा है आपका 3 नंबर। यानी कि पहले पर तैयारी आया, दूसरे पे संकेंद्रण आया, और ये आया उद्भवन लिखा हुआ है। बच्चे इसको उद्भव के नाम से जानते हैं। और उद्भव का अर्थ होता है कि जब हम बार बार प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन हमको परिणाम नहीं मिलता या रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम थक के बैठ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था, आपने एफर्ट लगाया, परिणाम नहीं लगा, परिणाम नहीं मिला, अंत में आपको रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट की स्टेज को प्रदीपन के नाम से या दीप्तमान के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपने ये दिल मांगे मोर आहा शब्द सुना होगा, उस आहा शब्द का अर्थ यही होता है कि पेप्सी के पी लेने के बाद दिमाग की बत्तियां जल गई हैं, और दिमाग की बत्तियों का जल जाने का अर्थ होता है दीप्तमान या प्रकाशमान। और दीप्तमान प्रकाशमान का अर्थ है कि दिमाग में जो क्रिएटिविटी हम चाहते थे वो प्राप्त हो चुका है। इसी तरह बिंगो शब्द भी वेस्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और जो नवीन विचार आएगा आप उसको वेरीफाई करोगे या सत्यापित करोगे। आप क्रम से लगा लो, आपका तीसरा विकल्प आपका 100% यहां पर सही निकल कर आएगा। 7वें के बाद हम लोग 8वें पर आते हैं, और 8वां प्रश्न यहां पर ध्यान से देखेंगे। सारे के सारे बच्चे शेयर भी करते हुए चलो, यहां पर आप लोग यहां पर करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मनोवृत्ति का उन्नाम नहीं है, यहां पर सही कर लीजिएगा, ये उच्चतम चरण है। आज हमारे टाइपराइटर के पास इतना ज्यादा काम था, इतना ज्यादा काम था कि थोड़ा बहुत यहां पर मामला हो सकता है। तो उन्नाम शब्द हटा दीजिएगा, उन्नाम नहीं है, वो मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम चरण पूछा गया है। अब आप लोग यहां पर सही आंसर दीजिए, आंसर सही मिलना चाहिए बॉस। देखते हैं 8वें प्रश्न में क्या होने वाला है।
और ये परित नहीं है, चरित्र है, ध्यान रखना। चरित्र चित्रण लिखा हुआ है। प्लीज यहां पे राइट आंसर दीजिए। देखो यहां पर लिखा हुआ है मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति को हम एटीट्यूड के नाम से या आदत के नाम से जानते हैं। और हमारे एटीट्यूड वाले को कितनी बार हमने ब्लूम समझाते समय कहा था आपका कि ब्लूम का जो मनोवृत्ति वाला आयाम है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? आपके इमोशंस, आपके भाव से जुड़ा हुआ है। तो भावात्मक, जिसे हम मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं, उसका उच्चतम चरण क्या होगा? ये नहीं है, ध्यान रखना, ये भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता समीकरण। इसका है चरित्र चित्रण। कितने लोग यहां पर सी लगा पा रहे हैं? यहां पर आंसर बताएंगे। सारे के सारे बच्चे कितने लोगों का यहां पर सी आ पाया? बताएंगे यहां पर सी है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पर नोटिंग करा दे रहे हैं। यहां पर भावात्मक आयाम, ध्यान रखना। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी भाव को समाज में देखकर, इमोशंस को देखकर, किसी व्यवहार को देखकर रिसीव करते हैं, जिसे प्राप्त करना कहते हैं, जिसको यहां पर हम रिसीविंग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और फिर जो हमने भाव या इमोशन या समाज में जो व्यवहार देखा जिससे मेरी आदत या मनोवृत्ति का निर्माण होगा, उसको हम अपने व्यवहार के माध्यम से यहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, जिसको हम अनुक्रिया के माध्यम से जानते हैं, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर जब आप महात्मा गांधी या जो भी पटेल, जो भी व्यक्ति आप जानते हो, उस व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को समझ रहे हो या मूल्य की कदर कर रहे हो, वैल्यू की, तो तीसरे नंबर पर आएगा भावात्मक मूल्यों की कदर करना। और चौथे नंबर पर हमने आपसे कहा था कि वो भावात्मक आयाम आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे संगठित होने लगेंगे और अंत में वो आपके चरित्र में, आपके चरित्र या आपके आदत में प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए चरित्र निर्माण कहिए या आदत निर्माण कहिए, यही है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के ये सोपान। और ये वाला मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, ये आपका उच्चतम सोपान है। इस अनुसार आपका क्या आंसर आएगा आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां पर सारे के सारे देते हुए चलेगा। देखिए नवा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। बात तो सही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, हम लोग डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के अंतर्गत, वहां पे डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशन को प्रोत्साहित किया गया। तो सोच के देखिए, तकनीक का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, और जब तकनीक आएगी तो दायरा कम नहीं होगा, दायरा आपका बढ़ना ही है। ध्यान में रखिएगा, ये बोल रहा है अत्यधिक सूचना नहीं, ध्यान रखना, तकनीक के आने से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, ज्यादा सूचना के रूप में नहीं। ये आपकी वृद्धि और विस्तार और विकास से जुड़ा होकर देखा जाना चाहिए, क्योंकि तकनीक को आप केवल सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि डिजिटल दूरस्थ क्षेत्रों में भी जहां तकनीक नहीं थी, वहां पर अपने तकनीक के माध्यम से विकास की, प्रगति के पहलुओं को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया। तो केवल इंफॉर्मेशन इतने छोटे शब्दों में नहीं ले सकते। सी विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि वर्धित बोल रहा है, वर्धित, पॉजिटिव हटा दीजिए, विस्फोटक यहां पर नहीं है। यहां पर आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, और यहां पर एक बिंदी और लगा दें, यहां पर 3 नंबर हो गया। कौन सर क्या बात है, बड़े, चलिए बात 10वें नंबर का प्रश्न है, यहां पर आप हल करेंगे। देखो लंबा चौड़ा प्रश्न है, और बच्चे मैंने पहले ही बोल रखा है, एडजस्ट करिएगा, ये एंड वाले में एक बिंदी और लगा लीजिएगा। मैंने जानबूझ के लगा दी है यहां पर, और मैंने पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पे भाई आज बहुत ज्यादा काम था, तो थोड़ी बहुत चीजें अव्यवस्थित हो ही जाएंगी जब एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा काम आ जाएगा। तो मिलान करना है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं मिलान।
पेन चेंज कर लेते हैं, रेड ले लिया। देखो क्या बोल रहा है, संकेत अधिगम। टॉलमैन ने बताया था ना कि अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं तो हाईवे पर आपने देखा होगा वो संकेत मिलते हैं कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। किसी के घर पे जाना है, आप रास्ता भूल गए, तो टॉलमैन ने कहा था कि अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में उस रास्ते का मैपिंग बना लिया जाए ताकि उसका चिन्ह, उसका संकेत हमारे दिमाग में बना रहे। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही बताना। तो संकेत चिन्ह का सिद्धांत आपका टॉलमैन के द्वारा है। फील्ड थ्योरी जिसे आप क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, ये आपका लेविन के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं यहां पर अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। अंतर्नोद कहिए या प्रणोद न्यूनता सिद्धांत करिए, ये तो आपका क्लार्क हल ने दिया हुआ है। यानी कि द्विकारक सिद्धांत है, वो चौथे के साथ फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि द्विकारक सिद्धांत में तो स्पीयरमैन का भी नाम आ सकता है। अब हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। ए वाले में देखो बिल्कुल सही आ रहा है, बी वाले में देखो बिल्कुल ये आ रहा है, सी और सी वाले में अभी नहीं मिलाएंगे, डी वाले में देखो यहां पर ये आ रहा है, तो सी में हम 4 मिला देंगे। 4 विकल्प को यहां पर अगर सही कर दें तो यहां पर मैं स्पीयरमैन कर दूं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर ध्यान रखिए। आगे आते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर आएंगे, और यहां पर 11वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, यहां पर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। भाई आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर गेस्टाल्ट का अर्थ, ध्यान से दीजिएगा। यहां पर ये लिख दिया मैंने गेस्टाल्टवाद, और मैंने बगल में लिख दिया कि साहब ये तो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है, मैंने लिख भी दिया, समग्र या पूर्ण। यहां पर ध्यान, हिंट दे दिया मैंने, ये लीजिए। अब आप लोग यहां पर सही आंसर, उत्साह नहीं, धारणा नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र पिक्चर, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर बी आंसर आप लोग लगाइएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर डी क्यों नहीं है, अरे अंतर्दृष्टि के लिए तो सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो आपका यहां पर इंसाइट मिलेगा। उसने सूझबूझ अंतर्दृष्टि नहीं बोला, उसने गेस्टाल्ट बोला है, और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। उसके अनुसार कोई भी चीज टुकड़ों में नहीं होती, समग्र जानकारी को ही हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों को एक कर देना, जैसे कोहलर ने जब अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, तो उसने साफ साफ ये बताया था कि अधूरी पिक्चर देखकर समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चे को पहले पूरा हाथी दिखाना चाहिए, बच्चे को पूरा पेड़ बताना चाहिए, क्योंकि वो वृक्ष देखता है, तना बाद में देखता है, पत्ती बाद में देखता है। तो समग्र को ही हम लोग गेस्टाल्ट के नाम से जानेंगे। यहां पर आप बी आंसर लगाएं, यहां पर ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, सेशन को थोड़ा और शेयर करते हुए चलेंगे। और आपको इस प्रश्न से किस महोदय की याद आ रही होगी गेस्टाल्ट से, कोहलर का नाम तो जरूर आ रहा होगा याद, आना भी चाहिए। क्यों, कोहलर ने किस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान पे किया था। और सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको याद है उसने सूझबूझ का सिद्धांत दिया, और सूझबूझ हमेशा ध्यान रखना अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि सिद्धांत में अचानक शब्द के लिए इनसाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इनसाइट को हम अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगले यहां पर आते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है। यहां पर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया तत्व नहीं है, क्या है यहां पर मामला। और 12वें नंबर का क्वेश्चंस, आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आ रहा होगा, भली भांति आप लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ रखा है। अरे सर, थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने प्रयास त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है, एस को हम लोग
उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके एरर के द्वारा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है घटता है, ये भी है। और बार बार पिंजड़े से बाहर निकल के बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी, त्रुटि, और त्रुटि अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है। लेकिन अपने सीखने के क्रम में थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है और यह ध्यान रखना इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, यहां पर ध्यान रखना। 13वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं, और 13वें नंबर का प्रश्न तो आपको सही यहां पर करना ही पड़ेगा। यहां पर ध्यान से सारे के सारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं यहां पर देंगे। खुद को समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं? बहुत आराम से तसल्ली से दीजिएगा। भाई संगीत बुद्धि कहां से आ गई? ना तो यहाँ पे हारमोनियम है, ना तो सितार है, ना बैंजो है। गार्डनर ने संगीत बुद्धि अलग बताई है, सुरताल वाली, सारेगामा वाली, ध्यान रखना। अरे कहां से स्थानिक बुद्धि आ गई? गलत है। स्थानिक बुद्धि तो किसी स्थान को भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है। जबकि यहां पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो वो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्तिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपना आप आत्म मूल्यांकन करते हैं, कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपने भाव को जानते हैं। और जब आप अकेले में, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वर्धमान महावीर हैं, बड़े बड़े विद्वान घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चट्टान गुफा में बैठकर संत साधना जब करते थे ना, तो वो स्वयं में अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे। अपने आप को जानना और समझना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। और इंट्रापर्सनल के लिए अंतर्वैयक्तिक शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से समझने से रिलेटेड है। और देखो कितना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां पे अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो ये अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, और जब अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा तो ये स्वयं से नहीं, दूसरे को जानने से समझने से हो जाएगा। यहां तक आप कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे, और अगला प्रश्न है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बिल्कुल बात सही है। क्लास में हम आपके व्यवहार को ही तो देखते हैं, और आप भी हमारा व्यवहार देखते हो। व्यवहार देख के आपको आदतें पता चलती हैं कि ये किस टाइप का है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है 21वीं शताब्दी में। बिल्कुल बात सही है। सभी व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है, सभी व्यवहार को नहीं भाई। कुछ व्यवहार ऐसे भी हैं जो आंतरिक हैं, जो सामने नहीं आ पाते, वो उसके मन और आत्मा में विद्यमान है। और मन और आत्मा के भीतरी अध्ययन को ही तो मनोविज्ञान कहते हैं। और आप बोलो कि सारा जो है वो बाहरी है, नहीं, बहुत सारी चीजें आंतरिक भी हैं। यानी कि ये सही है, ये गलत है, यानी कथन सही लेकिन तर्क गलत, यानी कि सी विकल्प आपका राइट होने वाला है। यहां पर
15वें नंबर का प्रश्न है और 15वें नंबर का प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है, छोटा सा लग रहा होगा लेकिन फाइन क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द आया है हॉर्मिक, अंडरलाइन कर लेना हॉर्मिक शब्द, और हॉर्मिक के लिए प्रेरक शब्द का, मोटिवेशन शब्द का या अभिप्रेरणा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कौन है इसके पिता, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो बहुत बेहतर है होगा यहां पर। अरे भाई आंसर निकालिएगा, यहां पर हम खुद बताएंगे। इसका राइट आंसर है विलियम मैकडूगल। सबने मैकडूगल का नाम सुना ही है, ठीक है। मैकडूगल किसका फादर माना गया है? संवेग का। जानते ही हैं कितने संवेग दिए थे इसने? 14। और इसी ने एक शब्द गढ़ा जिसको मूल प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, आप भली भांति जानते हो मूल प्रवृत्तियां हैं। तो संवेग और मूल प्रवृत्तियों के पिता तो विलियम मैकडूगल हैं। अब देखो मूल प्रवृत्ति होता क्या है? हमारा व्यवहार कहलाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को हमारे एक्शन से जोड़कर बताया कि यही एक्शन इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित कर देता है। अब भूख तो भोजन है, लेकिन भोजन तो तभी खाओगे ना जब भूख होगा। अब भूख नामक अगर नहीं होगा तो भूख आपको भोजन ढूंढने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। तो ध्यान में रखना, मनोविज्ञान में जो संवेग से रिलेटेड सिद्धांत है, जिसको हॉर्मिक या प्रेरक या कुछ करने के लिए प्रेरणा, और प्रेरणा कहां से आएगी? मूल प्रवृत्तियों से, जो सभी व्यक्तियों के व्यवहार में जन्मजात देखने को मिलती है। यहां पर सी विकल्प आपका डेफिनेटली यहां पर राइट आंसर होने वाला है। सारे के सारे लोग लगा लेंगे। साहब वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जो होता है ना, वो जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि किस साहब ने कहा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू जेनेटिक्स इनटू एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, गुणनफल आनुवांशिक और वातावरण का गुणनफल। जॉन लॉग ने कहा था कि शिशु कैसा स्लेट होता है? बच्चों का मन कोरी स्लेट या कोरा पेपर होता है, ध्यान में रखिएगा। और वुंट तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1879 में जर्मनी में लिपजिग शहर में, ध्यान रखना, लिपजिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी थी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है यहां पर। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहां पर। हाँ बच्चे, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा टीवी गड़बड़ हो गई है तो उसके चलते मैं हर एक कमेंट नहीं देख पा रहा, बार बार आना पड़ रहा है, मोबाइल में देखने की आदत नहीं है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। हमारे भी एक दायरा है कि बार बार वहां पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने नहीं दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे कि सर बार बार कहाँ जा रहे हैं। खैर ये चीज ध्यान दीजिए। आगे आते हैं, 16वां नंबर, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ध्यान से देंगे। देहरादून में नहीं सर बच्चे, देहरादून में तो दृष्टि बाधित संस्थान है, ध्यान रखना, जिसको NIVH के नाम से जानते हैं। N से होता है नेशनल, I से होता है इंस्टीट्यूट, V से होता है विजन से, देखने से रिलेटेड, विजुअली, S से होता है हैंडीकैप्ड। तो NIVH आपका देहरादून में। कलकत्ता में हड्डी संस्थान है राष्ट्रीय, ध्यान रखना। बल्कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय पुनर्वास जो संस्था है वो दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ भारत का सर्वोच्च परिषद के रूप में भी जाना जाता है। और इसको हम RCI के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, RCI के नाम से भी जानते हैं। अभी तो हिंदी में ही लिखा रहे तो सही है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बट यहां पर हिंदी में ही ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद संस्थान भारत का दिव्यांग से रिलेटेड संस्थान, जो दिव्यांग के अधिकारों की वकालत और उनके अधिकारों को उपलब्ध कराने से रिलेटेड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ध्यान रखना, स्थापना
1986 में की गई थी, लेकिन 1986 में ये इसके पास शक्ति नहीं थी, इसको सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। 92 में संसद से पारित कराकर 93 में इसको अधिनियम का दर्जा दिया गया। यहां तक अब आप बात समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है यहां तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट हो तो 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, आई एंड मी समाजीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 17वें नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है। आई जानते ही हैं आप, मी मैं और मुझे, और मैं और मुझे आप एक नया प्रश्न देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर सुपर टेट में आपने बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को देखा होगा, और व्यक्तिगत भिन्नता के साथ व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक देखे होंगे। कारक आनुवांशिक भी होते हैं, वातावरणीय भी होते हैं, और हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में ही सोसाइटी आती है, समाज आता है, और समाज से जोड़कर कुछ थिंकर, कुछ विचारक रहे होंगे, और कुछ विचारक रहे होंगे तो आई एंड मी मैं और मुझे का सिद्धांत देने वाला अगर कोई है तो यहां पर GH मीड का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, आप मीड आंसर लगाइएगा यहां पर। ए आपका 100% यहां पर सही आंसर होगा। स्किनर ने तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा, नैमित्तिक कह लीजिए, या इसको हम क्रिया प्रसूत भी कह सकते हैं, या इसको हम सक्रिय अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो आई एंड मी किसके नाम से है, आपका जॉर्ज मीड के नाम से जाना जाता है। यहां पर आई होप यहां तक आप कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर यहां पर प्रवेश करेंगे। यहां पर सारे के सारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, यहां पर लाइक करिए, यहां पर शेयर करिए, यहां पर शेयर करिए, यहां पर शेयर करिए। आपकी जिम्मेदारी है, ये क्लास आपकी है, आपका एजुकेटर आपका है, सब कुछ आपका है। यहां पर आप ही के लिए आएंगे यहां पर, और पूरा प्रयास होगा यहां पर आप लोगों के लिए। तो कंजूसी बिल्कुल 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 नहीं, मार्गरेट मीट नहीं है, ये दूसरे वाले मीट हैं, ध्यान रखेंगे यहां पर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हो गया आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वें नंबर पर आएंगे। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश 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 डैश। बच्चे, कभी अगर आपने विकास के बारे में पढ़ रखा है, विकास को कभी सरल माना ही नहीं गया। विकास के बारे में साफ कहा गया है कि ये आनुवांशिक और वातावरण दोनों पहलुओं की, दोनों की जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है। कभी विकास सरल नहीं बोला, सब सरल होता तो सबको मिल गया होता, नहीं, दोनों की अंतः क्रिया का जटिल परिणाम होता है। कोई सा भी विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, अधिगम सीखना भी कभी सरल नहीं माना गया। जब विकास होगा तो हम अधिगम भी करेंगे, और अधिगम का रास्ता भी कभी सीधा नहीं माना गया। अधिगम भी एक जटिल प्रणाली मानी गई है। इतना ही नहीं, अगर आपका समाज में सोसाइटीकरण या समाजीकरण हो रहा है ना, तो उसको जटिल ही माना जाता है। ध्यान में रखना, जटिल तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण है आपका, ध्यान रखना। सी विकल्प आपका 100 घुमावदार है आपका विकास। आपने पढ़ रख, समाजीकरण भी घुमावदार है, जिंदगी का कारपेट कभी भी सीधा नहीं है आपका। तभी तो बोलते हैं कि समाजीकरण का पहलू भी जो आप आनुवांशिक और वातावरण से सीखेंगे, तो वो आपका दोनों का जटिल परिणाम है। कितनी बार आपसे कहा भी था। अगले प्रश्न पर आएंगे, और अगला प्रश्न है और अगला क्वेश्चन है, यहां पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। NEP 2020 में प्रस्तावित 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड में क्या प्रतिबंधित होना चाहिए। भाई, हमको तो लगता है कि आप लोग 19 नंबर का क्वेश्चन है, सही करके ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर का यहां पर ध्यान से आप यहां पर सही। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 360 डिग्री मूल्यांकन आपका करती है। 360 डिग्री का अर्थ है कि बालकों को मूल्यांकन एक दिशा में नहीं, 360 डिग्री का गोला का भी ध्यान से देखिएगा।
सूर्य कुमार यादव चारों दिशाओं में मारता है, और जब चारों दिशाओं को करोगे तो एक गोला बनेगा, और गोला बनेगा तो 360 डिग्री आएगा। यानी कि चहुमुखी विकास करना, केवल किताबी नहीं, संज्ञानात्मक के साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक, सामाजिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी, नैतिक विकास भी, हर एक दिशाओं के पक्ष के बहुआयामी डेवलप करना। अंक की बात कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंक की बात करता ही नहीं है। हटा दीजिए, यहां पर देखो दिमाग का, संज्ञान का, इमोशंस का और मनोप्रेरक का भी थोड़ी देर पहले यही तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में बताया था कि लर्निंग संज्ञान के स्तर पर, भाव के स्तर पर, और मनोप्रेरक का अर्थ होता है साइकोमोटर, यानी कि एक्शन के द्वारा करके सीखना। 100% यहां पर बी विकल्प होगा, यहां पे राइट होने वाला है। सारे के सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर लगाएंगे। यहां पर ग्रेडिंग से बचिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर के प्रश्न पर आएंगे। और बच्चे थोड़ा सा शेयर करते हुए चलो, आप लोगों के लिए 100 तक पहुंचना मैं गति अपनी स्लो भी कर दूंगा। क्या रहता है ना, कभी कभार एनर्जी भरना पड़ती है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जगाना पड़ता है। इसलिए आज थोड़ा सा आपको एनर्जी के मूड में यहां पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे ही विषय वस्तु विश्वास के साथ, प्रश्न के साथ, ईमानदारी के साथ यहां पर देने का प्रयास रहेगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश 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 और डैश डैश को शामिल करने का प्रस्ताव है। चलिए देखते हैं। समूहकार, ग्रुप में काम करना अच्छी बात है, और आत्म मूल्यांकन करना यह भी आपका पॉजिटिव है। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर ए विकल्प तो आपका पॉजिटिव है, साफ साफ पता चल रहा है। अब बी को देखो, परियोजनाएं तो पॉजिटिव है, लेकिन मानक परीक्षण कितनी बार बोला है नेगेटिव है, तो बी विकल्प तो आपका गलत हो गया। सी विकल्प देखो, मानक हो गया यहां पे नेगेटिव, पोर्टफोलियो पॉजिटिव, पूरा विकल्प नेगेटिव हो गया। यहां मानक लगा गड़बड़। यानी कि ग्रुप में काम करना और अपना सेल्फ असेसमेंट करना स्वाभाविक है कि 20 में यहां पर ए, यहां पे राइट आंसर होगा। सारे के सारे बच्चे यहां पर आंसर लगाइएगा। थोड़ा सा सेशन को और शेयर करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा सा शेयर वेयर कर देंगे तो बच्चे, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, यहां पर आपकी यहां पर जिम्मेदारी है कि इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, ताकि आप लोग को लगे कि ज्ञान गंगा में कोई मौजूद है, आपको लगे कि ज्ञान गंगा में यहां पर सर सत्येंद्र है। यहां पर आपको, अगर आप चाहते हैं कि देख सकें कि क्या है यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो प्लीज यहां पर एक बार आप जुड़ने का अवसर जरूर एक बार देखें आप, ठीक है। चलिए 20 नंबर के प्रश्न के साथ 21 नंबर का प्रश्न आता है। एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 21 नंबर का यहां पर राइट आंसर देंगे। अरे भाई, 6 से 18 पहले चलता था। नई एजुकेशन पॉलिसी 3 से 18 से प्रारंभ की गई है, जो कुल कितने वर्ष की होगी? 15 वर्ष की होगी, कोई डाउट ही नहीं है। यहां पर बी फॉर बॉय 101%। कितने लोगों का बी आंसर आ रहा है प्लीज यहां पे कमेंट करके बताएंगे। यहां पर सारे लोगों का यहां पर कमेंट आ रहा होगा, प्लीज बताएंगे। हाँ, श्रेया यादव यहां पर डेली चलेगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अब ध्यान सुनिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उससे पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 6 से 18 साल के बच्चों को कवर करता था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करेगा। यानी कि इसमें 15 वर्ष शामिल किए गए हैं, जबकि पुराने वाली पॉलिसी में 12 वर्ष बच्चों को कवर किया जाता था। और नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपने देखा होगा कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया, और नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही हम बच्चों का मूल्यांकन 360 डिग्री संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और इसी 360 डिग्री को ही हम लोग परख आकलन के नाम से भी जानते हैं। ये साइड की जानकारियां हैं और ये जानकारियां यहां पर आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आज तक हम यहाँ पर 21 नंबर पे पहुंचे हैं। अब आगे का प्रोसेस हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर लगा है कि टॉपिक विषय वस्तु आप लोगों के लिए कारगर, और कारगर कैसे नहीं होगी, आप आइए तो ज्ञान गंगा में आपको लगेगा कि कुछ है, ऐसा नहीं है। आप शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।